हाय प्रांजल, congrats फॉर क्लियरिंग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर इट्स नाइस, इट्स फीलिंग ग्रेट। पहले तो ऐसे सिंकिंग ही नहीं हो रहा था, अभी 3-4 दिन हो गए तो इट इज नाउ स्टार्टेड सिंकिंग। अच्छा। ओके। और मुझे एक बात बताओ, यू डिड योर स्कूलिंग एंड कॉलेज कहाँ से करा था? हम्म। ओके सर, आई कम फ्रॉम निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये अभी सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। तो यहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग की, निवाड़ी से। मेरे पास साइंस बैकग्राउंड था, मैं मैथ्स की स्टूडेंट हुआ करती थी। एंड देन आई डिड बीए प्रोग्राम फ्रॉम इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वहाँ पर बीए प्रोग्राम में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स थे। फिर इकोनॉमिक्स में मेरा जैसे जैसे इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने चूज किया कि मुझे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाना है। देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश. So I completed my master's in last year only, 2022. But last year of master's, I was preparing for this service, and I gave my first attempt alongside my master's. So there I could clear the mains. I got to the interview, but unfortunately, I could not make it to the final list. And this was my second attempt. So in 2023, I gave my second attempt, cleared the mains and the interview. और यू वर द वन आई थिंक जो सारी लाइव क्लासेस में आई थी एंड सारे के सारे टेस्ट करे थे। Yes, sir. मतलब हार्डली मुझे याद नहीं है कि कोई भी लाइव क्लास तूने मिस करी। नो सर, देवर जस्ट टू जो मुझे याद है, दिन भी याद है कि उन 2 दिन में मैं नहीं आई थी। अदरवाइज मैंने सारी क्लासेस ली है। ऐसे मतलब जैसे कैसे 2 दिन याद हो सकते हैं? कौन से 2 दिन थे ऐसे? सर एक्चुअली देवर टू स्पेशल डेज. वन वाज माय बर्थडे, एंड अच्छा। वन वन वाज माय मास्टर्स का एग्जाम था मेरा. तो हम्म। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि सर मेरा एग्जाम है उस दिन, तो मैं नहीं आ ओके। पाऊंगी. हम्म। तो देवर 2 डेज. अदरवाइज मैन यू वर ऑलवेज देयर। यस सर. ओके। अच्छा, अब एक बात करते हैं, तुम्हारे पास ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं था? नो सर. सो वाइल प्रिपरेशन ओनली, आई मीन यू आल्सो डिड डी स्कूल एंट्रेंस वाला पार्ट यस ना? सर. तो वहां से यस. भी सब मैथ्स वाज पिक्ड अप। और यहाँ इस प्रिपरेशन के अंदर भी थोड़ा बहुत तो मैथ्स होगा ही यूज, बिकॉज फॉर GE1 देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ मैथ्स व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड। अच्छा, दूसरा एक बात बताओ, व्हाट अबाउट द बुक्स विच यू फॉलोड? कौन सी बुक्स तुमने फॉलो करी? और कैसे कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही? चलो हम बुक पहले पेपर से स्टार्ट करते हैं, पेपर 1 से। हम्म। ओके. हम्म। सर फॉर पेपर 1 मैंने 2 बुक्स को रेफर किया था. एक तो निकलसन एंड स्नाइडर थी और एक वेरियन थी. उसके अलावा मैंने मोस्टली जो पेपर्स कवर किए हैं वो आपकी लाइव क्लासेस का जो मटेरियल होता था उसको, क्योंकि मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए थे, तो उससे मैं करती थी. मेजर पार्ट उससे मेरा कवर हो जाता था. देन मैं एड ऑन करने के लिए बुक्स को रेफर करती थी कि अगर कोई टॉपिक है और उसमें कुछ मटेरियल रह जाता है और मुझे कुछ चीजें एड ऑन करनी है. ये पेपर 1 की स्ट्रेटेजी है कि पेपर 1 में मैंने ऐसे किया. पेपर 2 के लिए मैंने एच एल आहूजा की जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, एस चंद पब्लिकेशन वाली, वो मैंने यूज की थी. फॉर पेपर 3 आई गेस के उसमें जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट था उसके लिए मैंने मेनली आपके नोट्स को रेफर किया. और फिर पेपर 3 की हम बात कर रहे थे, तो पेपर 3 में फिर जैसे इंडस्ट्री वाला पार्ट होता है वो तो पेपर 1 से ही हमारा हो जाता है. हम्म। फिर पेपर 4 के लिए मेजरली मैंने क्या किया कि पेपर 4 जो आपने मुझे दिए थे तो वो स्टैटिक पोर्शन काफी उसमें कवर हो गया था. और यस बुक कौन सी यूज करी थी? सर. फॉर दिस इंडियन इको पेपर, उमा कपिला मैंने रेफर की थी स्टार्टिंग में. रमेश सिंह से भी मैंने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हुई थी. बट जैसे जैसे मतलब मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद मैंने वापस बुक्स को नहीं उठाया. मैंने फिर अपने नोट्स को ही रिवाइज किया, बिकॉज आई न्यू कि रिवीजन इज द की. तो मैंने अपने नोट्स को 20 टाइम्स 30 टाइम्स ऐसे रिवाइज किया है भैया कि. सुनो, ये इस बात को सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिवीजन ही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप उसमें अगर एड ऑन करते ही चले जाएं तो उसका कोई एंड नहीं है एड ऑन करने का। बट देर इज यस सर. सम पॉइंट वेर यू विल हैव टू जस्ट से कि फाइन, ठीक है, अब मैंने ये लिख लिया है, अब इसी को मैं और पक्का करता चला जाऊंगा। यस सर. अच्छा, एक जनरली एक तरीके का
फियर रहता होगा शायद, जैसे जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे भी दिमाग में था, एक फियर रहता होगा मन में कि जैसे अ, सिर्फ जो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही आ जाए। हम्म, ऐसा 99.9% केस में नहीं होगा। नहीं होता। लेकिन जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, उस स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के ही आपको उस क्वेश्चन के लिए भी लिखना होगा। सो यू हैव टू, ये एक तरीके की व्हाट यू कॉल, एक एक स्किल होनी चाहिए कि जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, मैं उसी स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के आई जस्ट ट्राई टू राइट दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने सिर्फ कॉजेस करें, तुमसे कोई ट्रेंड पूछ ले, दैट्स अ हाँ। डिफरेंट इशू, बट यू शुड हैव द स्ट्रक्चर रेडी विद यू। एंड उसी चीज को ही हमारे को बार बार अलग अलग तरीके से लिखना है एग्जाम्पल्स के तौर पे। नाउ आई वांट टू ऐड ऑन फ्यू थिंग, जैसे इंडियन इको के अंदर पर्टिकुलरली हमारे को हर एक वर्ड ऑफ सिलेबस के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो क्यों हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, और आप क्या सजेशंस दे रहे हैं। मोरलेस अगर ये तीन चीजें आपको हर टॉपिक के लिए पता है, देन योर इंडियन इको इज मोरलेस प्रिपेयर्ड। यस सर। हमको ये जरूर करना है इंडियन इको के लिए पर्टिकुलरली। डेवलपमेंट इको और इंटरनेशनल इको के उसके अंदर के लिए भी हमारे को ये करने की आवश्यकता है कि हम ये जरूर देख लें कि एक एक बार हल्का सा कि क्या ये इंडिया के लिए अप्लाई हो रहा है, क्या ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अप्लाई हो रहा है। बिकॉज थ्योरम्स हमने कर ली, ट्रेड मतलब हमने टॉपिक्स हमने कर लिए, तो क्या ये अप्लाई हो रहा है इन इन कंट्रीज के लिए अप्लाई हो रहा है कि सिर्फ एडवांस कंट्रीज के लिए अप्लाई। बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने कई बार देखा है, आईएएस में भी और आईईएस में भी। तो ये तुमने भी करा था। सर एक्चुअली मैंने स्टार्ट ही पास्ट ईयर पेपर्स से किया था, क्योंकि मतलब मेरे कुछ मॉडल्स में प्रिपरेशन तो का। हम, सॉरी, हाँ, तो मैं कुछ मॉडल्स उसको में तो हमने देखती भी करा रहती था, थी। बट आई डोंट नो यस सर। सारे मॉडल्स में कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे। बट फॉर फ्यू मॉडल्स हमने करा था कि ये क्या ट्रेड के इस मॉडल को हम इंडिया पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, हाँ। और डेवलपमेंट के और मॉडल्स को हम इंडिया पे अप्लाई कर सकते हैं नहीं। बट वी हैव टू थिंक अबाउट क्या हम ये सारे मॉडल्स को इंडिया पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे स्टूडेंट्स हैं जो डीएससी या आईएसआई से नहीं है, तो मोस्टली उनमें एक फियर होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस भी नहीं थे टॉपर के, और जो भी थे वो मोस्टली सारे डीएससी आईएसआई के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो एक फियर होता है कि मतलब हम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो चीजें उन्होंने पढ़ी होती है कहीं ना कहीं सिलेबस में, वो जैसे मैथ्स वाला पार्ट आपने बोला, तो वो काफी हद तक हमारे सिलेबस से अलाइन होता है। और हम जो चीजें पढ़ते हैं हमारे यहाँ थ्योरेटिकल काफी होता है पोर्शन। बट मैं कहूंगी कि जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं, जैसे जो मॉडल्स मैंने कभी अपने मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े थे, तो उन पे मैंने स्पेशल एम्फेसाइज किया, उनको मैंने बहुत ज्यादा रिवाइज किया। जैसे जो हमारे इंटरनेशनल इको वाले मॉडल्स थे, और जो थ्योरीज थी, ग्रोथ थ्योरीज थी, तो उनकी मैंने अलग से एक बहुत पतला सा एक बाइंडिंग करके वो नोट्स बना लिया था। और उसको मैं क्या करती थी कि हर रोज उठ के रिवाइज करती थी। वाओ, तो वो मतलब मेरे कितनी अच्छी बात है। फोटोजेनिक हो गए थे, फोटोजेनिक हो गए थे मेरे लिए, कि मैं जैसे ही मैं सोचती थी ना कि अच्छा मुझे ये जैसे हिस्मैन का मुझे चाहिए मॉडल, तो मेरे माइंड में एक फोटो आ जाता था कि अच्छा इसमें इस पेज पे ये ऐसे था। तो जब मैं आंसर लिखना स्टार्ट करती थी ना, तो मुझे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं होती थी। वो ओ, मेरे ऐसे हो गए थे एकदम हम्म, तैयार के, हाँ ये पॉइंट्स है, ये मिस नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब हम इको लिखते हैं, जैसे मैंने पहले कभी इको नहीं पढ़ी थी, जब मैंने बी प्रोग्राम किया तब मेरी एक प्रोफेसर ने मुझे बहुत हेल्प की थी इको के आंसर्स राइटिंग में, और मुझे लगता है वो आंसर राइटिंग मेरी कहीं ना कहीं इस एग्जाम में काम आई। तो वहां पे उन्होंने मेरे को दो तीन टिप्स दी थी, जो कि मैं अभी बताना चाहूंगी, ताकि हो सकता है कि आगे स्टूडेंट्स के काम आए वो। तो उसमें एक चीज था कि इको में की पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कोई भी थ्योरी है उसके कुछ ना कुछ की पॉइंट्स होंगे, वो की पॉइंट्स अगर आपके आंसर्स में दिख रहे हैं, तो जो चेक कर रहा है टीचर उसके लिए इजी हो जाता है आपकी मार्किंग करना। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसकी डिटेलिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्राफ में जब तक डिटेलिंग नहीं होगी तब तक वो ग्राफ ऐसे लगेगा कि कुछ भी बना दिया है, मतलब इसमें कुछ हम्म, सेंस नहीं निकल रहे। तो वो एक डिटेलिंग जरूरी है। प्लस जब भी हम आंसर लिखते हैं, कोई भी आंसर अगर वो ओपिनियन बेस्ड है, तो उसमें हमारा ओपिनियन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हम्म, होना चाहिए कि ओपिनियन कहीं आंसर में खो गया अब वो बहुत टीचर बढ़िया। ढूंढेगा। हम्म, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे बात लगता है कि ये चीजें हैं जो ये बात मेरे लिए वर्क की। में जैसे ओपिनियन वाले आंसर्स में भी आई थिंक तेरे भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर इवन आई मार्क्ड इट। आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें सिर्फ फेवर के अंदर लिखा हुआ था,
बट आई ऑलवेज ट्राई टू टोन इट डाउन। मतलब अगर तुम हमेशा पूरा का पूरा फेवर में लिखा है तो लास्ट में एक दो पॉइंट्स जरा अलग से भी लिख दो, या पूरा का हाँ। पूरा नेगेटिव लिखा है तो लास्ट में कुछ पॉइंट पॉजिटिव भी लिख दो। बिकॉज यस दिस सर। शुड बी, आई मीन यू कैन बी स्क्यूड इन फेवर ऑफ वन ओपिनियन, बट तुम्हारे को दोनों थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, पहली चीज। हाँ। दूसरा, तुम्हारे को ये भी होना चाहिए कि ये बात तो मैं हर एक से कहता हूँ, आई डोंट नो वेदर आई रोट दिस ऑन योर पेपर्स और नॉट, कि मुझे ना पहले सेंटेंस के आसपास ही आंसर मिल जाए, हाँ। क्योंकि मुझे उसी से पता लग जाएगा क्योंकि वेयर दिस आंसर इज गोइंग टू फ्लो। और की पॉइंट्स वाली बात बिल्कुल सही है, बिकॉज आई रिमेंबर इवन इन योर पेपर्स के वो हेडिंग्स लिखी होती थी, राइट। हालांकि इंडियन इको के कुछ पेपर्स में आई स्पेसिफिकली रोट के और अच्छा हो सकता है, यस ये सर। वाले क्वेश्चन पूरे नहीं करे हैं एंड ऑल दैट, दिस दिस इज देयर। बट मुझे एक पॉइंट बहुत सुंदर लगा, वो कि मैंने डेवलपमेंट के मॉडल्स का और इंटरनेशनल के मॉडल्स का एक छोटा सा रजिस्टर बना लिया था, और मैं उसको हमेशा रिवाइज करती रहती थी, और सो इट बिकेम इन माय मेमोरी। सो दिस कम्स आउट टू बी वेरी नाइस। मतलब ये बहुत ही सुंदर चीज है विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर मेनी पीपल अगर वो ये कर पाए। सो तुमने वही करा होगा, जैसे हमने जो पहले मॉडल्स कर लिए थे उसके अंदर एड ऑन करा होगा, जैसे सारे के सारे यस मॉडल्स सर। के बाद देन यू हैव एडेड ऑन। सो उसमें और एड ऑन क्या करा, जैसे इंडिया का पर्सपेक्टिव या डेवलपिंग इकोनॉमीज का पर्सपेक्टिव। सर उसमें कभी कभी जैसे ऐसे होता था, जैसे चाइना का बहुत फोकस रहता है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, शायद वो आईएएस के पेपर से था, कि उसमें चाइना का लिवाइस का मॉडल कैसे यूज होता है उसमें, या फिर कुछ ऐसा मैंने इस साइड किसी न्यूज में पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर द सोर्स। तो मैंने उसको बहुत मतलब ऐसे याद रखा कि इसको मुझे इससे रिलेट करना है, तो जब भी मैं वो मॉडल पढ़ती थी तो मैं उसमें ध्यान रखती थी कि इसमें अच्छा चाइना के पर्सपेक्टिव से क्या हम्म। होगा, और जब चाइना का देखेंगे तो इंडिया का तो देखना ही है, कि चाइना का देख रहे हैं तो इंडिया के डिफरेंस में वो कैसे काम करेगा और क्या डिफरेंस है उसमें। तो वो एक जो डिफरेंस आपके माइंड में जब आ जाता है तो वो आंसर लिखना इजी हो जाता है कभी भी। या फिर अगर हम सिर्फ वो मॉडल भी कहीं लिख रहे हैं तो एज एन एग्जाम्पल हम उसको जब देख के समझाते हैं तो बिल्कुल दैट सही इज बात। समथिंग चेरी हाँ। ऑन द केक। तो हम्म। वो पढ़ने वाले के लिए भी कुछ रिफ्रेशिंग होता है, प्लस उसको हमारे लगता है आंसर कुछ को नया इनरिच लिखा है करता मैंने। है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा। और उसके लिए क्या करा था, उसके छोटे छोटे पोर्शंस तो वैसे भी कर लिए थे, जैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज, वो शायद पेपर 3 का फोर्थ पार्ट था। यस सर, फोर्थ ये तो पार्ट मोरले था। सारे क्वेश्चंस हो भी गए थे। सो वो था। लेकिन कौन सा एक पार्ट था, इंडिया फाइनेंशियल में, वाला, कौन सा, स्टॉक मार्केट वाला था ना एक, फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल वाला। मार्केट का भी हो गया था। बट एक हाँ। पार्ट, कोई एक चीज थी, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये एक बार जरूर देखना कि इसका रिलेशन किस तरीके से होगा। सो आई हैव गिवन यू सम पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया, बट दूसरे का क्या था, किसी और कंट्रीज के कंपैरिजन में, आई थिंक या वो वाली चीज कि इंडिया का जो डेवलपमेंट पाथ है, इंडिया का डेवलपमेंट पाथ कुछ ऐसा चल रहा है ना रिफॉर्म्स के बाद, कि सर्विसेज पहले हो रहा है, फिर हाँ। होना क्या चाहिए था, एग्रीकल्चर पहले होना चाहिए था, सर्विसेज पहले यस होना सर। चाहिए था, एंड देन लेकिन चाइना का जो डेवलपमेंट पाथ है, उन्होंने पहले एग्रीकल्चर को फिर मैन्युफैक्चरिंग को करा था। आई थिंक दिस वाज वन पार्ट विच वाज लेफ्ट इन द क्लासेस आल्सो। सो दिस यस आई सर। टोल्ड कि हाँ, ही करो, लेकिन दिस क्वेश्चन वाज गिवन इन द टेस्ट आई गेस, ये उसके अंदर दे दिया गया था। ठीक है, ये वाला था। और कुछ बेटा, आई मीन समथिंग विच यू वांट टू टेल टू अदर पीपल, कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये सर मुझसे बहुत। सर हाँ। घंटे का तो मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया, बट ऐसा था कि मैं क्योंकि साथ में कुछ और नहीं कर रही थी, मतलब जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रही थी। तो और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरी मोस्टली क्योंकि कोविड ईयर्स में हुई, तो उतना कॉलेज वगैरह का भी काम मतलब जाने का नहीं होता था, ट्रेवलिंग मेरा काफी बच जाता था टाइम। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं साथ में ही प्रिपेयर करूं, अदरवाइज मैं बाद में करती शायद। बट उस टाइम पे मेरे को दिख रहा था कि मेरे पास टाइम है और आई कैन डू इट। लाइव क्लासेस भी 1-1.5 घंटे की होती थी, तो आई कुड मैनेज इट वेरी वेल। हम्म। तो वहां से मैंने तो स्टार्ट तुम्हारे किया टाइम में तो फिर। शायद हम सुबह लेते थे, यस सर, सुबह लेते थे आप, लेकिन अब टेन रात में थर्टी का करने क्लास लगे। होता था हमारा। तो बहुत से जो वर्किंग वाले बच्चे हैं उनके हाँ। लिए हाँ मुश्किल होता है। यस सर। मेरे लिए, मुझे सुबह लेना अच्छा लगता है क्लास, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं सबसे पहले दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट काम खत्म हो जाए।
हाँ हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? सॉरी, आई तो डेंट। सर मेरा होता था कि मैं कभी भी नाइट आउल तो थी मेरा होता था कि मॉर्निंग में उठना है, और वो भी नहीं था कि 4 बजे उठना है। मेरा हाँ। होता था 7 बजे उठती थी मैं आराम से। फिर अपना फ्रेश व्रेश होके मैं बैठती थी। सबसे पहले मेरा होता था कि न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है। तो मैंने द हिंदू को फॉलो किया थ्रू आउट माई जर्नी। उससे क्या होता था कि मुझे इवेंट्स पता चलते रहते थे कि क्या इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, फिर स्पेसिफिक सेक्टर्स में क्या चल रहा है। तो वो चीज मेरे को एक तो इंटरव्यू के लिए भी बाद में हेल्प करने वाली थी। तो वो मैंने कहा कि ऐसा नहीं करते कि इंटरव्यू का तब करेंगे जब इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू के हम्म, लिए भी डे 1 से ही प्रिपेयर करना है। बहुत सुंदर। तो वो चीज मेरा किया मैंने। उसके बाद मेरी लाइव क्लासेस होती थी। उसके बाद मेरा एक शेड्यूल होता था कि आज मुझे इस सब्जेक्ट के लिए इतने घंटे देने, इस सब्जेक्ट के लिए इतने घंटे देने। तो वैसे मैंने किया। और मेरा ऐसे कि जैसे वीकली एक वो होता था गोल कि मुझे इस वीक में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस वीक में इतना। तो मैंने क्या किया था कि मई ऑफ 2021 में कोचिंग स्टार्ट की थी। तब आपकी लाइव क्लासेस नहीं होते, लाइव क्लासेस होते थे सितंबर से स्टार्ट। सितंबर से तो स्टार्ट। हाँ, तो उन 5 महीनों में मैंने जो पहले वीडियोस डले हुए थे उनके नोट्स बना लिए थे ऑलरेडी। वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैंने साइड बाई साइड ऐसे किया कि पेज नंबर बस उस पे डाल लिए थे कि इसके बाद का ये टॉपिक है, इसके बाद का ये टॉपिक है। तो वो वैसे हो गया। फिर उसके बाद मेरा दिसंबर के पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कंप्लीट हो गया था पूरा सिलेबस। तो मेरा जनवरी से मुझे पता था कि टेस्ट सीरीज आने वाले हैं, उसके पहले मेरा सिलेबस डन था पूरा चारों सब्जेक्ट्स का। और मैंने टेस्ट सीरीज लिखने स्टार्ट कर दिए, पास्ट ईयर्स लिखने स्टार्ट कर दिए। क्लासेस तो सेकेंड मतलब अट वहाँ से चली होंगी। यस सर। हाँ। तो वो लेकिन उसमें मैंने एक उधर से। लिखी रहती होगी, आई मीन यू कीप ऑन राइटिंग, एडिंग हाँ ऑन। सर, लिखना मैंने काफी किया। जैसे मेरा एक दिन का 40-50 पेज डे 1 से ही होता था कि वो वाओ। मुझे लिखने हैं। हम्म। तो उससे राइटिंग में एक तो मेरे को हेल्प मिली कि जैसे स्पीड अच्छी रही मेरी ओवरऑल। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ तो उसमें मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास नोट्स थे और इस बार मुझे कोचिंग मतलब मैंने फिर नेक्स्ट ईयर नहीं ली। तो मेरे पास नोट्स सारे थे, मुझे पता था कैसे पेपर आता है, कैसे मुझे पेपर को डील करना है। और मेरे पास थे भी सिर्फ 6 महीने, क्योंकि हम्म। दिसंबर जब रिजल्ट आया उसके बाद मेरी आपसे बात हुई और मैंने आपसे बोला कि सर आप मुझे क्या टिप देंगे इस पॉइंट पे। आपने बोला कि स्टार्ट राइटिंग योर पेपर्स अगेन। मैंने सीधा वही किया, मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उस टाइम पे एक तो मैं क्लूलेस हो गई थी कि अब मैं क्या करूं एकदम से। तो मुझे बस एक पॉइंट चाहिए था कि मैं कहाँ से फिर से स्टार्ट करूं। आपने बोला फिर से नोट्स बनाओ, मैं लग गई नोट्स बनाने में। मैंने 2-3 महीने में सारे नोट्स फिर से कंप्लीट किए अपने। उसके बाद मैंने क्योंकि जो क्वेश्चंस थे उनको साइड बाय साइड में वैसे ही नोट्स में भी लिखती थी कि वो आंसर ही लिख रही हूँ मैं। तो वो आंसर राइटिंग उधर हो रही थी मेरी। तो मेरा वहां पे हो रहा था प्रैक्टिस। और फिर मैंने पास्ट ईयर्स लगाए, जो मेरे पास टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस थे उनको मैंने सॉल्व किया। और रिवीजन जो मैंने बोला कि वो पहले भी किया था, इस बार भी किया। इस बार मैंने बजट को और सर्वे को काफी अच्छे से किया। इस बार मैंने ज्यादा फोकस किया उस पे, क्योंकि मुझे पता था उधर से मेरे पास डेटा पॉइंट्स आ सकते हैं। मैंने जैसे काफी सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो जैसे हंगर इंडेक्स आया, कुछ भी आया, हम्म। तो उसको मैंने साइड बाय साइड देखती रही। मैं कुछ मैंने मंथली मैगजीन्स भी एक रिफर की थी। उससे क्या होता था, मुझे मंथली कंपाइलेशन मिल जाता था अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है। तो वो मेरे को जनरल स्टडीज के पेपर में भी हेल्प करता था, क्योंकि उसमें पॉल साइंस भी होती थी, इको ज्योग्राफी सब मेरा कवर हो जाता था। तो उससे एक होलिस्टिक व्यू मिल गया। और जब एग्जाम आया तो मेरे नोट्स इस हिसाब से मैं बनाती थी, क्योंकि मैं घर से ही रह के पूरी प्रिपरेशन कर रही थी। और पेपर देने मुझे दिल्ली आना होता था। तो दिल्ली में जो मटेरियल लेके जा सकती हूँ उन 3 दिनों में रिवाइज करने के लिए, वो ही मैं उतना ही बनाती थी। मैंने अपने रिसोर्सेज को काफी लिमिट किया, बिकॉज आई न्यू कि अंडर द सन मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकती, मुझे काफी लिमिट करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को। वो मैंने किया। मैं नोट्स बनाने के पे हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ, क्योंकि मेरा वो है कि लिख के मुझे ज्यादा अच्छे से चीजें रिटेन हो जाती हैं जब मैं आंसर राइटिंग करती हूँ तो। हम्म। और क्योंकि इसका मेजर पार्ट इस एग्जाम का हमारी आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने उस पर फोकस किया। और मैंने 10 कॉपीज बना ली थी। 10 कॉपीज में मेरे चारों सब्जेक्ट्स हो गए थे। और वो 10 कॉपी ले जाना आसान है कि मैं उनको लेके, मुझे बुक्स भी नहीं दस लेके कॉपी जानी, दस मुझे कुछ रजिस्टर्स और नहीं लेके लेके जाती थी? जाना। 10 रजिस्टर्स लेके जाती थी? हाँ सर, 10 से ज्यादा ही हो गए थे, 12-13 हो गए थे, तो वो मैं सारे लेके आती थी हम्म। दिल्ली। तो वो
जैसे ही मतलब वो भी होता था कि जैसे पेपर वन का पेपर है मेरा, तो वो 3 रजिस्टर जिनमें पेपर वन है वो ही बस लेके जाने एग्जाम सेंटर पर। तो उधर फटाफट, और वो रिवाइज करने का इतना वो हो गया था ना कि ऐसे पेज पलटते जाओ तो वो और चीजें रिवाइज याद हो आती जाएगा। जाती थी। हाँ हाँ। तो वैसे हो गया था वो उस पॉइंट तक। और क्योंकि 3 दिन में 6 पेपर देना भी अपने आप में एक हेक्टिक होता है। आपको ए बैक टू बैक पेपर दे दें, अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है। जैसे इस बार पेपर वन था जो, वो थोड़ा हाँ सा बिल्कुल। डिफरेंट आया। तो मतलब स्टूडेंट्स काफी डिस्टर्ब हो गए थे, बट मेरा फोकस इस चीज पे था कि ये एक पेपर है, अभी 3 पेपर मुझे और देने हैं, मुझे इसका नहीं सोचना है। जो पेपर मैं दे के आती थी मैं उस टाइम पे इवेल्यूट नहीं करती थी कि मेरा बिल्कुल भी क्या नहीं, गलत हो गया क्या तुम्हारा सही हुआ। टाइम भी नहीं है उस दिन अब इवेलुएट करने हाँ, का। हाँ। वही जैसे लोगों का होता है कि वो डिस्कस करते होते हैं उधर पे एग्जाम से निकलने के बाद कि ये। और मेरे साथ जो एक मेन मुझे लगता है कि मेरा एडवांटेज पॉइंट था, वो ये था कि मैं इस पूरी जर्नी में अकेली थी। मेरे कोई पीयर ग्रुप नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ नहीं था मेरे पास। तो मेरे पास डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए कोई था ही नहीं जब। तो वो चीज आई भी नहीं कभी कि प्रेशर आया हो, या ये हम्म। आया हो कि भाई तुम्हारा ये हो गया, इसका ये हो गया। वैसी चीजें नहीं हुई। वो किसी के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है, मुझे भी शुरू में लगा था कि मेरे पास कोई होना चाहिए, बट अब मुझे लगता है कि कोई नहीं था तो अच्छा था। बहुत अच्छा था। मैंने मैंने सब कुछ खुद से किया। और एग्जाम के बाद भी मेरे पास डिस्कस करने के लिए कोई नहीं होता था। पेरेंट्स होते थे मेरे एग्जाम सेंटर के बाहर, तो वो तो यही बोलते थे कोई नहीं, अगला देखो, अगले की प्रिपरेशन करो। हाँ। और उनसे बात करके मूड फ्रेश हो जाता था, क्योंकि वो कुछ और बात कर रहे होते थे। वो नहीं पूछते थे कि एग्जाम कैसा हुआ है, वो कहते थे ठीक है, करो अपना जो अच्छी तुम बात कर सकती है। हो, वी नो कि तुमने वो सब किया है। तो डोंट टेक एनी स्ट्रेस, जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट थिंग। तो Yes. वो मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग चीज रही। प्लस मेरा ब्रदर जो है, मेरे से बड़े हैं भैया, तो वो मेरे लिए एक आपके अलावा मेरे पास एक गाइडिंग मेंबर थे, जिन्होंने थ्रू आउट दी जर्नी मुझे गाइड किया। जैसे इंटरव्यू के पहले मुझे चीजें डिस्कस करनी होती थी, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव चाहिए या किसी और का पर्सपेक्टिव मुझे चाहिए कि क्या हो सकता है इस पॉइंट पे। तो हम्म। वो मेरे को उधर से बहुत अच्छे से मिला। हम्म। अ, हम्म। क्योंकि कोई और डिस्कस करने के लिए नहीं था, तो ही वॉज ऑलवेज देयर थ्रू आउट माई जर्नी में। और मैं ये भी कहूंगी कि लोगों को लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। नो, ऐसा किसी कुछ किसी नहीं पॉइंट है। पर, किसी किसी पॉइंट पर हम भी डिमोटिवेट होते हैं, हमें भी लो फील होता है। तो और उस मैं टाइम एक पे और मैंने, बात बताऊं, जिनका क्लियर नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पढ़ा हाँ, नहीं। पढ़ा स्किल्स नहीं उनमें है। कम है। और हाँ, कई बार मेहनत के अलावा कुछ ना ब्लेसिंग्स भी रहती हैं हाँ, भगवान की, वो ब्लेसिंग्स भी बहुत ज्यादा होती है। रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे नहीं थी। तो कोई भी जिसका क्लियर नहीं हुआ वो ये ना सोचे कि मैंने पढ़ा नहीं था, या हाँ, फिर जिसने भी पढ़ा था उसकी आत्मा को पता है कि उसने कितना अच्छा पढ़ा था कितना नहीं पढ़ा था। उस दिन कौन कितने आराम से उस पेपर को दे पाया, कोई और एग्जोजेनस फैक्टर उनके अगेंस्ट काम नहीं करा, ये बहुत सी चीजें मैटर करती हैं उस दिन के यस लिए। सर, डेफिनेटली। अपने आप को इतना परेशान इस बारे में करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ ये जो 15-18 बच्चे क्लियर हुए हैं बस इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन शायद उन्होंने 2 क्वेश्चन के आंसर्स ज्यादा अच्छे लिख दिए होंगे एज कम्पेयर टू सम अदर पर्सन। इतना इतना डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता हाँ, मार्क्स। हाँ। और तो घंटों का कोई वो नहीं था। मैं लेकिन क्योंकि तुम यू आर फुली एम्प्लॉयड इन दिस, एंड लेकिन मुझे याद है कि जब भी मैंने तेरा इंटरव्यू लिया था, सो आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन ओनली, व्हाई आर यू नॉट एम्प्लॉयड। तो यस आई सर, ऑलवेज टेल पीपल के पूरे तरीके से इसमें जाने से अच्छा तो शायद ये भी हो सकता है कि तुम अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। शायद मैंने भी तुझे कभी ना कभी जरूर कहा होगा कोई इंटर्नशिप कर लो, बिकॉज कहीं ऐसा ना यस हो सर, कि इंटरव्यू बोर्ड में वो लोग ऐसा पूछ लें। कभी कभी पूछते भी हैं और कभी कभी नहीं यस भी। सर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, जो इंटरव्यूअर है वो कैसे इस बात को लेता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। उन्होंने पूछा था इस बार कुछ कि तुम। सर मैंने एक इंटर्नशिप की हुई थी भूमि अच्छा एनजीओ के हाँ साथ। हाँ, तो उसके रेफरेंस में पूछा था उन्होंने इस बार, वो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड था। हाँ। तो उस पर डिस्कशन हुआ था। उस इंटर्नशिप में कहीं जाना नहीं पड़ता था। सर वो कोविड में की थी, तो रिमोट इंटर्नशिप थी। तो पहला क्वेश्चन तो उनका यही था कि व्हाट इज रिमोट इंटर्नशिप। तो फिर अच्छा मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे होता है।
तो फिर हाँ। उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि आपका क्या रोल था, उससे आपको क्या सीखने मिला, फिर कैसे आप करते थे। तो वो हम्म। काफी इंटरेस्ट, इस बार का मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो काफी एक स्मूथ वे में गया, और उसमें जो पिछली बार का चीजें भी थी। अच्छा गया था, आई रिमेम्बर यू टोल्ड हाँ मी। सर, पिछली बार का बहुत अच्छा गया था। पिछली बार मेरे को 145 आउट ऑफ 200 हाँ। मिला था। हाँ। प्लस उसमें लास्ट ईयर जो था वो एक अलग एक्सपीरियंस था। इस बार का मतलब मैं कंपेयर नहीं कर आप सकती, कभी दोनों ही इतने अच्छे हुए थे इंटरव्यू को आप कि कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मांगे, हाँ डिपेंड्स ऑन द बोर्ड कि वही। वो कैसा लेते हैं। गुड। लेकिन मैं फिर भी बच्चों सबसे ये जरूर कहता हूँ कि उसने उस इस बच्ची ने शायद ऐसा कर लिया होगा कि पूरी जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करिए, कुछ करा। हम्म। बट अगर आपको उतना रिस्क नहीं लेना तो यू कैन डू एटलीस्ट अ पार्ट टाइम जॉब। यस और सर, श्योर। बिकॉज यूपीएससी है, I mean, उसके लिए ना हाँ, बैकअप होना अनप्रिडिक्टेबल बहुत है। डर लगता है कई बार। किसी बच्चे का अगर दूसरे तीसरी टाइम भी क्लियर नहीं हुआ तो वो क्या कहेगा या क्या करेगा। तो इसलिए मुझे सर लगता है कि बैकअप होना चाहिए। सर बैकअप मैंने रखा था। जैसे हम्म। मैंने लास्ट ईयर यूजीसी नेट क्लियर किया था, तो मैं साइड बाय साइड असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इंटरव्यूज दे रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बैकअप नहीं रखा था। हम्म। हम्म। प्लस मैंने ये भी सोचा था कि अगर इस बार नहीं होता है, मतलब तो मैं मेरा कर ये था लूंगी। कि जीत हाँ। जीत से पहले हारने की तैयारी कर लो। तो और क्योंकि यूपीएससी इतना अनप्रिडिक्टेबल है, यू नेवर नो कि क्या रिजल्ट होगा। तो हम्म। मेरा वही हो रहा था कि अगर इस बार नहीं होता है तो मैं क्या करूंगी। मैंने काफी जगह सर्च किया कि मैं क्या और कर सकती हूँ, या कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने काफी अपॉर्चुनिटीज देखी, क्योंकि वो एक मेरा नेचर रहा है, मतलब कॉलेज टाइम से ही, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास, मुझे सबको मतलब कहीं ना कहीं देखना है, किसी को मिस नहीं करना है। तो वो चीज आई थिंक कि यहाँ पे भी काम आई। और ऐसा नहीं है कि उससे आपको मोटिवेशन ही मिलता है। आपके पास जब बैकअप ऑप्शन होता है तो आपको दिखता है कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, बिकॉज दिस दिस एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द होल लाइफ। तो वेरी वो गुड। चीज याद रखनी होती है। तो हम्म। वही है, बहुत मैंने अच्छा। भी वो किया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन विच आई आस्क एवरीवन कि अब इसके बाद क्या, विल यू डू पीएचडी और यू विल गो फॉर आईएएस और यू विल, मतलब मुझे अब यही करना है। सर आईएएस का तो मैं कहूंगी कि अभी तो मैंने ऐसा कुछ मतलब, क्योंकि मेरा ये है कि अगर आईएएस करना होता तो 2 साल पहले मैं उसके लिए प्रिपरेशन करती। तो वो क्योंकि मेरे मतलब इंटरेस्ट से थोड़ा अलग था, मुझे लगता है कि इस फील्ड में मैं ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। हम्म। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं मतलब समझती हूँ कि उसमें मैं बेटर कर सकती हूँ। और पॉलिसी मेकिंग एक ऐसी चीज है जिसका मैं एक थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगी। हो सकता है उससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो लोगों को सुनने में कि कैसे मुझे इस पे इंटरेस्ट आया। तो जब मैं कॉलेज में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी, तो उसमें क्या होता है कि हर किसी को होता है कि हमें लाइमलाइट में आना है, हमें स्टेज पे परफॉर्म करना है। बट कोई नहीं चाहता कि वो बैकग्राउंड में काम करे। बट अगर आप देखें, बैकग्राउंड में इतना काम होता है किसी भी इवेंट के। तो वहां से मेरा एक मतलब था कि मुझे ये देखना है कि जब हम इतनी बड़ी इकोनॉमी चला रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम चला रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में क्या होता है। हर कोई हम्म। लाइमलाइट में आके काम करना चाहता है, बट जो ऐसे बहुत बैकग्राउंड में बहुत काम अच्छा। होते हैं वो चीजें मुझे समझनी है कि कैसे होता है, कैसे पॉलिसीज बनती हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वहां है। और पीएचडी का जहां तक है, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। मैं उसके लिए मतलब आगे सोचूंगी कि मुझे कहाँ से करनी है या क्या है। क्योंकि हम्म। मुझे लगता है कि ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, तो पीएचडी करना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा मेरे वर्क में। तो मुझे स्टडी लीव प्लस भी मिलती है उसके लिए, पीएचडी हाँ। के। हम्म। यस सर। आई थिंक मेनी ऑफ योर सीनियर्स आल्सो गो फॉर पीएचडी। यस सर। आई गेस इट्स अ पेड स्टडी लीव, जहां तक मुझे याद है, 2 साल की या 3 साल की, कितने की, बट दैट यू सर हैव 2 इयर्स का होता है, फिर उस पे 1 ईयर का आई थिंक कि वो देते एक्सटेंशन। हैं टाइम और। हम्म। ऐसा होता है शायद, मैंने पढ़ा था कहीं। अच्छा। चल बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू, और कॉन्ग्रेट्स वंस अगेन, और डू वेरी वेल इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।